एक वीरान रेलवे स्टेशन से होता हुआ एक घनी झाड़ियों का रास्ता था, जहां पर दिन के समय में भी इंसान आने जाने से घबराते थे। एंडी और मिनी आधी रात के समय उसी घनी झाड़ियों से होते हुए दौड़े जा रहे थे। अचानक मिनी भागते भागते रुक गई। भागते भागते मेरे पांव जवाब दे गए हैं एंडी। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बस कुछ दूर और, उसके बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। कौन सी मंजिल? मुझे तो यहाँ आसपास वीराने और घनी झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि यहाँ पर दिन के समय में भी कोई नहीं आता जाता। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं मिनी। यहाँ पर हमें ढूंढने कोई नहीं आएगा। किसी को शक नहीं होगा कि हम दोनों यहाँ पर छुपे हैं। अब बातें करने में अपना समय मत गवाओ। यहाँ से वो खंडहर थोड़ी ही दूर रह गया है। हम रात इस खंडहर में ही गुजारेंगे। एंडी की बात सुनकर मिनी एंडी के साथ दोबारा भागने लगी। कुछ ही समय में वो दोनों एक बहुत ही भयानक दिखने वाले खंडहर के सामने आकर खड़े हुए थे। मुझे तो यहाँ पर अजीब सी दहशत सवार हो रही है। क्या हम कहीं और नहीं छुप सकते? हम दोनों के पेरेंट्स शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, और मत भूलो हम दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। अगर हम किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में छुपते तो पकड़े जाते। शायद तुम सही कह रहे हो। अब तक तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे दोस्तों के घर में भी हमारी तलाशी लेनी शुरू कर दी होगी। लेकिन एंडी, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं होगा मिनी, ये सिर्फ एक खंडहर है और कुछ नहीं। और मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आज रात हम यहीं गुजार कर कल सुबह ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल जाएंगे। मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर उस सुनसान रेलवे स्टेशन से सुबह के समय एक ट्रेन आती है जो शहर की तरफ जाती है। क्या तुम उसी स्टेशन की बात कर रहे हो जो अभी रास्ते में पड़ा था? हाँ, वो बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है जहाँ से सुबह के समय सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है। एंडी ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी और मिनी के कानों में झाड़ियों से सरसराहट की आवाज टकराई। उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो एक काली परछाई लाल लाल आंखों से उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। एंडी ने देखा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा कुबड़ा निकला हुआ था। एंडी, इसका मतलब इस जगह के बारे में जो अफवाहें मशहूर थी वो सब सही है। देखो इसका चेहरा कितना भयानक है। तुम सही कह रही हो मिनी। तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दो और जितना तेज यहाँ से भाग सकती हो भागो। अचानक एंडी और मिनी का शरीर हवा में 20 फीट ऊंचा उड़ते हुए बड़ी तेजी से जमीन पर आकर सर के बल टकरा गया और वो बूढ़ा कुबड़ा अपनी भयानक शक्ल लिए हुए उन दोनों की लाशों को देखकर अजीब से अंदाज में हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस को एंडी और मिनी की लाशें खंडहर के सामने झाड़ियों के पास पड़ी हुई मिली। एंडी के पिता राजेश अग्रवाल फूट फूट कर रो रहे थे और यही हाल मिनी के पिता दिनेश अग्रवाल का भी था। देखो, मुझे तुम दोनों से पूरी हमदर्दी है, लेकिन पूछताछ के लिए तुम दोनों को अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। तब तक हम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। इंस्पेक्टर विजय उन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेकर आ गया। वो दोनों एक दूसरे की ओर क्रोधित होकर देख रहे थे। मेरे बेटे को तुम्हारी लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। जरूर वही मेरे बेटे को वहां पर ले गई होगी। अपनी बकवास बंद करो राजेश। मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे ने बरगलाया था। मत भूलो कि तुम्हारा बेटा मेरी भोली भाली बेटी को आधी रात के समय घर से भगा कर ले गया, तो इसीलिए तुमने उसकी इतनी निर्दयता से हत्या करवा दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक शब्द भी अपनी जुबान से आगे मत निकालना राजेश, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पड़ोसी हो। मत भूलो तुम्हारा बेटा अगर मरा है तो मेरी भी बेटी मरी है। तुम दोनों आपस में झगड़ा बंद करोगे कि नहीं? सच ये है कि तुम दोनों ने अपने अपने संतानों को गंवाया है। जहां तक तुम दोनों के बारे में मैं जानता हूं
तो मैंने सुना है कि जवानी में तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। फिर तुम दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन जब भी मैं पूछताछ के लिए तुम दोनों को थाने बुलाऊं, तुम्हें आना होगा। दिनेश और राजेश थाने से बाहर आ गए। अगले दिन एंडी और मिनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आधी रात के समय राजेश अपने घर के गार्डन में अपने बेटे को याद करता हुआ टहल रहा था कि तभी वहां पर मिनी के पिता दिनेश आ गए। अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ राजेश। कैसी बात? अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी की हत्या तुमने करवाई है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि बेटा तो तुम्हारा भी मरा है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं दिनेश। सच तो यह है कि हम दोनों की इकलौती औलाद की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। अभी बच्चों की उम्र कितनी थी? एंडी सिर्फ 19 साल का था और तुम्हारी बेटी 18 साल की थी। आखिर हमारा धन दौलत रुतबा नाम अब किस काम का? मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ राजेश। ये धन दौलत, हमारा शहर में नाम हमारे पास हमेशा से नहीं था। 20 साल पहले हम दोनों शहर की सड़कों की खाक छानते फिरते थे। अरे हम दोनों के पास चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। हमने फैसला किया था दिनेश कि हम दोनों इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। राजेश, हम दोनों 10 साल तक इसी बात पर झगड़ा करते रहे कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा धनवान कौन है, पर अपने झगड़े में उस किए गए वादे को बिल्कुल भी भूल गए जो हमने उस तांत्रिक से किया था। मुझे लगता है कि बच्चों की जान हमारी वजह से गई है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम दोनों भी सुरक्षित नहीं हैं। सिर्फ हम दोनों ही नहीं राजेश, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य सुरक्षित नहीं है। हमें इसी वक्त उस तांत्रिक के पास जाना होगा। मैंने सुना है कि वो तांत्रिक आज भी घने जंगलों में उसी पेड़ के नीचे बैठकर साधना करता है। तो फिर ठीक है, हम दोनों अभी और इसी वक्त उस साधु से मिलने जाएंगे। कुछ ही देर में वो दोनों एक घने पेड़ के सामने खड़े हुए थे। उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठा हुआ था। अब तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? अब कुछ नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। कुबड़ा जाग गया है। हमारी मदद कीजिए बाबा। 2 दिन पहले ही मेरे बेटे की लाश शहर से दूर एक वीराने में बने हुए खंडहर के पास बड़ी बुरी अवस्था में मिली, और मेरी बेटी की भी बाबा। चिंता मत करो, कुछ देर बाद तुम्हारी लाशें भी कहीं ना कहीं लोगों को मिल ही जाएंगी। तुम्हारे जितने भी ऐशो आराम के दिन थे वो अब खत्म हुए। तुमने शैतान के साथ धोखा किया है। हमें माफ कर दो बाबा, हम अपनी गलती की भरपाई करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राजेश और दिनेश, यही नाम है ना तुम दोनों का? आज तुम दोनों का नाम शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में आता है। मगर मैं जानता हूँ कि 20 साल पहले तुम दोनों की औकात भिखारियों से भी बदतर थी। कुछ याद है या भूल गए? अगर नहीं याद है तो फिर मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक ने जमीन पर रखी हुई राख उन दोनों के मुंह पर फेंक देता है। अचानक उन दोनों को चक्कर से आते हुए महसूस हुए और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उन दोनों के सपने में उनके ही अतीत की तस्वीरें चलने लगी। अरे यार, कब तक ऐसे ही हम दोनों सड़कों की खाद छानते फिरेंगे? तू सही कहता है यार, शहर का कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिसने हमें धक्के देकर बाहर ना निकाला हो। हमें तो कोई नौकरी भी नहीं देता। नौकरी की तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि कितनी डिग्रियां घर पर रखी हुई हैं। अरे भाई, तू बार बार भूल क्यों जाता है कि मैं राजेश 8वीं फेल और तू मेरा दोस्त दिनेश 5वीं फेल। पता है, कल रात मेरे घर पर एक अजीब सा दिखने वाला भिखारी आया था। मेरे पास तो पैसे थे नहीं देने के लिए, तो वो मुझे उल्टा सलाह देकर चला गया। कैसी सलाह? बोल रहा था कि अगर पैसा वाला बनना है तो जंगल में एक तांत्रिक बैठता है, उससे जाकर मिलो। उसने बड़े बड़े लोगों की किस्मत चमकाई है। और तो और वो ये भी बोल रहा था कि आज इस शहर में जो टॉप बड़े बिजनेसमैन बने बैठे हैं ना, वो सब भी उसी साधु के चले हैं। अरे तो फिर हमें तुरंत उससे मिलना चाहिए। क्या पता भिखारी की बातों में सच्चाई हो। वैसे मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो तो एक बार उससे मिल ही लेते हैं।
रात के समय दिनेश और राजेश जंगल में उस तांत्रिक के पास चले गए जो आंखें बंद किए हुए बैठा था। अचानक उन दोनों को देखकर वो आंखें खोलता हुआ बोला, तो तुम दोनों अमीर बनना चाहते हो? अरे वाह बाबा, आपको कैसा पता? यहाँ जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लिए ही आता है। तो फिर देर किस बात की है बाबा, झट से हमें अमीर बना दीजिए। वो भी जल्दी बन जाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें 2 इंसानी बलियों का इंतजाम करना होगा, और ये बलि तुम दोनों अपने हाथों से कुबड़ा शैतान को दोगे। तांत्रिक की बात सुनकर दिनेश बुरी तरह से चौंक गया और राजेश बोला, अरे यार, ये तो बलि देने के लिए बोल रहा है, हमें किसी की बलि नहीं देनी। पता नहीं क्यों मुझे इसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है यार। और वैसे भी इतने बड़े शहर में किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं, मुझे तो बस किसी भी हाल में धनवान बनना है। हमें मंजूर है बाबा। तो फिर ठीक है, आज रात आधी रात के समय तुम दोनों 2 इंसानी नरबली लेकर इस जंगल से कुछ ही दूर स्टेशन से होते हुए घनी झाड़ियों से आगे जो खंडहर है वहां पर जाकर कुबड़ा शैतान का नाम लेना और उन दोनों की बलि दे देना। कुछ ही दिनों के बाद सफलता तुम दोनों के कदम चूमने लगेगी, मगर याद रखना, जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हें हर साल उसी खंडहर में 2 इंसानी नरबली किसी भी हाल में देनी होगी। अगर तुम भूल गए तो कुबड़ा शैतान तुम्हारी प्यारी चीज तुमसे छीन लेगा, जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी, और उसके बाद तुम दोनों के प्राण भी तुमसे छीन लेगा। वो दोनों दौलत पाने की चाह में अंधे हो चुके थे और रात के समय अपने घर पर जा रहे 2 मजदूरों को उन दोनों ने पकड़ लिया और उन्हें उस भयानक खंडहर के अंदर ले गए और कुबड़ा शैतान के नाम की बलि चढ़ा दी। उस तांत्रिक ने सही कहा था, बलि देने के 10 दिन बाद उन दोनों की 50-50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। मेरी 50 लाख की लॉटरी लगी है और मेरी भी 50 लाख की लॉटरी लगी है। ये सब उसी तांत्रिक का कमाल है मेरे दोस्त। तुम सही कहते हो दिनेश, लेकिन तुम्हें उस तांत्रिक की बात तो याद है ना? हमें हर साल कुबड़ा शैतान को इंसानी नरबली देनी होगी। पागल हो गया है क्या? पिछली बार हमने 2 मजदूरों की जान ले ली थी। वो दोनों गरीब थे इसलिए पकड़े नहीं गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। किसी दिन हम पकड़े गए तो सारी जिंदगी हम लोगों की हवालात में कटेगी। तो क्या हम अब कभी भी कुबड़ा शैतान को बलि नहीं देंगे? भूल जा। और हाँ, हम कभी भी इस बारे में एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे। तभी दिनेश और राजेश होश में आ गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उन दोनों के सामने उस जंगल के अघोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सा दिखने वाला बहुत ही भयानक बूढ़ा व्यक्ति लाल लाल आंखों से उन दोनों को घूर रहा था, जिसके कंधे जमीन तक झुके हुए थे। उसकी पीठ पर बहुत बड़ा कुबड़ा निकला हुआ था। कौन हो तुम? मैं वही शैतान हूँ जिसके साथ सौदेबाजी में तुम दोनों ने धोखा किया। अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। हमें माफ कर दो। इंसान जब गलती करता है तो ईश्वर उसे क्षमा कर देता है, लेकिन शैतान ऐसा नहीं करता। ईश्वर इंसान को बगैर मांगे सब कुछ देता है, मगर शैतान किसी को भी कुछ मुफ्त में नहीं देता। अचानक दिनेश और राजेश का शरीर हवा में 20 फीट ऊंचा उड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उन दोनों का शरीर बड़ी ही तेजी से धरती की ओर आया और उन दोनों के सिर के परखच्चे उड़ गए। उन दोनों की लाशें देखकर वो शैतान अजीब से अंदाज में मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया। अगले दिन उन दोनों की लाशें जंगल में पुलिस को मिली। छानबीन में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, तो उनकी केस की फाइल बंद कर दी गई। श्रीकांत निवास में रवि और टीना की मंगनी की तैयारी चल रही थी। इस मौके पर सभी खुश थे, लेकिन अमित के चेहरे पर एक डर सा दिखाई दे रहा था। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मेहमान भी आने शुरू हो गए, सब कितने खुश हैं, और आप हैं कि फ्लैशबैक में खोए हुए हैं। अरे यार, आज रवि की मंगनी है,
मुझे उसकी बात याद आ रही है। उसने कहा था कि वो वापस आएगी। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं आने वाला। फंक्शन अच्छा खासा चल रहा था और अब अंगूठी पहनाने का टाइम हो चुका था। रवि और टीना अमित और घर के बाकी सदस्यों के साथ बीच में खड़े थे। सभी मेहमान उनको घेरे हुए थे। रवि टीना को रिंग पहनाने ही वाला था, तभी एक भयानक आवाज आई। रुको, घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप सब मुझे ही भूल गए। ये आवाज सुनकर अमित डर गया और बाकी सबने दरवाजे की तरफ देखा। कोई औरत मुंह पर घूंघट ओढ़े झुककर खड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो कुबड़ी थी। घुंघरों की आवाज करते हुए उसने अपने कदम बढ़ाए और उसके चेहरे से घूंघट हटकर जमीन पर गिर गया। अब आएगा फंक्शन का असली मजा। कहकर उसने एक मेहमान की गर्दन पकड़कर तोड़ दी। सब डर कर इधर उधर भागने लगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ ढक लिए। सबके कानों से खून आने लगा। एक एक करके सभी बेहोश हो गए। उसने जमीन पर बेहोश पड़े लोगों में से रवि और टीना का पैर पकड़ा और उनको घसीटते हुए बाहर दरवाजे की तरफ ले गई। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और रवि और टीना गायब हैं। उसने अर्पिता को उठाया और वो डरते हुए होश में आई। रवि और टीना कहाँ है? और वो कुबड़ी डायन? वो उनको अपनी उस गुफा में लेकर गई होगी जिसमें वो 18 साल पहले गायब हुई थी। दूसरी तरफ रवि और टीना डायन के सामने खड़े हुए थे। वो एक गुफा में थे। डायन ने अपनी मायावी शक्ति से उनके पैर बांध रखे थे। दोनों बेबस खड़े हुए अपनी डरती हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? क्यों तुमने हमें अगवा किया? अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे पिता से पूछना कि मैं कौन हूँ, वही अच्छे से बता पाएंगे। सुनकर टीना और रवि दोनों डर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बकरी घूमती हुई गुफा के अंदर आ गई है। चलो ये अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत देर से भूख लगी थी। कहकर वो उस बकरी पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद अमित अपने साथ अर्पिता और एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। उनको देखकर टीना और रवि की थोड़ी हिम्मत बंधी। अरे ओ डायन, इस परिवार को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुझे खत्म करना पड़ेगा। ये परिवार मेरा है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर सभी डर गए और तांत्रिक गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो ये ले। तू ये ठीक नहीं कर रहा है तांत्रिक। चली जा, अब भी वक्त है। बस कुछ देर और, फिर मैं ये शरीर छोड़कर इस टीना के शरीर में समा जाऊंगी। तो अब तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। कहकर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर पानी फेंका। फिर अपने गले से एक माला उतारी और तेजी से उसके गले में डाल दी। निकाल इसको! कुबड़ी डायन ने माला को उतारने के लिए जैसे ही उसको छुआ, जमीन पर गिरकर मचलने लगी। बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर वो बैठ गई और तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र साधन करने लगा।
ये कुबड़ी डायन कौन है? क्यों ये हमारे घर को अपना परिवार बता रही है? बेटा, ये मेरी पहली बीवी पूर्णिमा है। तुम्हारी मम्मी से पहले मैंने इससे शादी की थी, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हो रही थी। मुझे अपने घर का वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने कई जगह से इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिरकार मैंने तंत्र विद्या का सहारा लेने की सोची। मैंने इसको एक तांत्रिक को दिखाया। उसने हमें कुछ साधनाएं करके तो दी और कुछ औषधियों के जरिए इलाज करने को कहा। उसकी बताई गई साधना हम दोनों पति पत्नी मिलकर किया करते थे, और उसे दी गई औषधि को भी मैं इसे रोजाना दिया करता था। उन औषधियों से इसके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, इसे दर्द रहने लगा था और कमर अपने आप भारी होती जा रही थी। इसने मुझे बताया कि इसको परेशानी हो रही है, तो मैंने तांत्रिक से कहा। उसने कहा कि यह इलाज का हिस्सा है, अगर औलाद चाहते हो तो पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। मैं औलाद के लालच में अंधा हो चुका था। मैंने वो औषधियां इसको जबरदस्ती खिलाई और धीरे धीरे ये बदसूरत हो गई और इसको कुबल निकल आया। तब जाकर तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा कि इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इसको इस बात से बहुत तकलीफ हुई। इसकी खूबसूरती खोने का गम इसको लग गया। इसने कहा कि ये एक दिन वापस आएगी और मुझसे बदला जरूर लेगी। उसके बाद ये रात के समय घर से भाग गई। कुछ लोगों ने इसको गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं इसको ढूंढने यहां आया तो ये मुझे नहीं मिली। तब से आज इसको देखा है। आपने बहुत गलत किया पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरी गलती है, लेकिन इसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा, इसलिए इसका मर जाना ही सही होगा। 18 साल अंधेरे में कैद रही हूँ, काली शक्तियां हासिल की है मैंने। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये देख बाकी चारों भी चिल्लाए और बाहर की तरफ भागे, लेकिन कुबड़ी डायन ने टीना को पकड़ लिया। टीना ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, कुबड़ी डायन ने एक मंत्र पढ़ा। कुबड़ी डायन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुंह से होती हुई टीना के शरीर में चली गई। कुबड़ी डायन का शरीर जमीन पर गिर गया। अब इस टीना का रोल खत्म। ये कहकर उसने एक और मंत्र पढ़ा और टीना की आत्मा निकलकर कुबड़ी डायन के शरीर में चली गई और वो उठ खड़ी हुई। टीना ने देर ना करते हुए चाकू उठाया और कुबड़ी डायन की गर्दन उड़ा दी। नहीं! रवि, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। माना कि आत्मा मेरी है, लेकिन शरीर तो तुम्हारी टीना का ही है ना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूं। अब अमित के परिवार के पास उसको अपनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेबस हो गए। अब मैं हमेशा आपके घर में आपकी बहू बनकर रहूंगी, और फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो कुबड़ी डायन फिर से वापस आएगी।